IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। आइए आज डिस्कस करते हैं आर्टिकल 22 को। 22 है क्या? बेसिकली 22 राइट टू प्रोटेक्शन के तहत हमें स्पेशल प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट एंड डिटेंशन से। अब अरेस्ट और डिटेंशन से और किस तरह का प्रोटेक्शन, यानी दो तरह के अलग अलग राइट्स लॉ हैं, उनसे प्रोटेक्शन देता है। इसमें हम बात करें अगर तो फर्स्ट हम जिसे कहेंगे प्यूनिटिव लॉ एंड प्रिवेंटिव लॉ, इन दो से हमें ये डिटेंशन और अरेस्ट से प्रोटेक्शन देता है। अब थोड़ा सा बेसिक पहले इसको जान लेते हैं दोनों चीजों को, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, तब आप ये समझ पाओगे कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे आर्टिकल 22 में 7 क्लॉज दिए गए हैं, डिफरेंट क्लॉजेस हैं। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लॉज है वो बात करता है प्यूनिटिव एक्शंस और प्यूनिटिव लॉ की, और उसके बाद से जो रिलेटेड लॉ है वो फर्दर वो प्रिवेंटिव लॉ की बात करते हैं। प्यूनिटिव एक्शंस क्या होते हैं? प्यूनिटिव लॉ क्या होता है? प्यूनिटिव लॉ, यदि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई क्राइम करता है, तो क्राइम करने के बाद उसे जिस लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव लॉ। प्रिवेंटिव के लिए का मतलब ये हुआ कि क्राइम करने के पहले ही सस्पेक्ट को या एक्सपेक्ट ऐसा हम करें कि वो क्राइम ये करने वाला है, उससे प्रिवेंट करने के लिए ही हम उसको अरेस्ट कर दें। डेफिनेटली अगर किसी को सस्पेक्ट के बेस पे या प्रिवेंटिव बेस पे अगर किसी को अरेस्ट करना हुआ तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन की ही जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्योंकि इसका मिसयूज भी बहुत हो सकता है, इसलिए स्पेशल लॉ की जरूरत पड़ेगी। और ये काफी रूड और टफ लॉ है जो एक्चुअली आज इंडिया में सरवाइव करता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी, न ही सिर्फ इमरजेंसी बल्कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी। जबकि दूसरे देशों में देखोगे आप तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये लॉ जल्दी नहीं मिलेगा और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन की भी जरूरत है। तो आइए अब ये दोनों आपको समझ में आया, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव लॉ, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या कहते हैं? फर्स्ट कहता है, फर्स्ट इसमें जो बात की गई है उसमें क्लॉज 1 कहता है आर्टिकल 22 सेज दैट कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. फर्स्ट, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट न सिर्फ सिटीजन्स के लिए भी है बल्कि उनके लिए भी है। सिटीजन्स जो है साथ ही साथ उन्होंने कोई ऑफेंस किया है या क्राइम है या प्रिजनर्स हैं, उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्लॉज कह रहा है कि आपको यदि अरेस्ट किया गया है किसी भी व्यक्ति को, नो पर्सन, फिर यह व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको यह जानने का अधिकार है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ वो अपनी चॉइस के किसी भी लॉयर से वो कंसल्ट कर सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है ताकि उससे रिलेटेड जो भी फर्दर प्रोविजंस है वो फॉलो कर सके, तो ये उसको अधिकार होगा। So this means that if a person has been arrested, cannot be detained without knowing his ground of arrest, he shall not be denied the right to consult and be defended by a lawyer, legal practitioner of his or her choice. ठीक, यदि उसके पास, हमारे पास जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्री लीगल एड भी दिया है, अगर किसी के पास ऐसा है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर के लिए पेमेंट नहीं कर सकता है तो कोर्ट उसे अवेलेबल कराएगा। ठीक, इसके साथ ही इसका क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 सेज कि every person who is arrested, detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within
period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate। यदि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के बाद उसे विद इन 24 आवर्स के अंदर उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा ताकि लीगैलिटी चेक की जा सके कि उसे अरेस्ट क्यों किया है, उसके पीछे रीजन क्या है। 24 आवर्स का जो पीरियड है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, यदि एक्सीड होता है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, उन्हें रिहा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन है ट्रैवलिंग टाइम, इसमें ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। यानी ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अगर 302 यानी कि इंडियन पीनल कोड के 302 के तहत भी मर्डर के केस में भी अगर उसे अरेस्ट किया जाता है तो भी उसे जानने का अधिकार है कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। साथ ही वो अपने पसंद के किसी भी चॉइस के अपने लीगल प्रैक्टिशनर को वो कंसल्ट कर सकते हैं जो उनको डिफेंड करे। क्लॉज 2 में अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी रिलेटेड जो आपका व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, रिलेटिव है, वो कंसल्ट कर सकता है कोर्ट को, और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू तहत जो इसके लिए रीट या निर्देश इशू करता है दैट इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये जान सकता है जिसने भी आपको अरेस्ट किया है कि आपको अरेस्ट किस बेसिस पे किया गया है, उसका ग्राउंड इंश्योर होना चाहिए, उस पर किस क्रिमिनल चार्जेस पे उसको अरेस्ट किया गया है। यदि ये इंश्योर नहीं होता है तो उसे छोड़ना होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो क्लॉज 1 and 2 है आर्टिकल 22 के, दैट इज रिलेटेड विद प्यूनिटिव लॉ, प्यूनिटिव लॉ से रिलेटेड है। अब चलते हैं हम आगे, क्लॉज 3 से फर्दर हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जब बात होती है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड जो प्रोविजन है, जो लॉ है, वो बनाने का अधिकार किसके किसके पास है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड लॉ बनाने का जो अधिकार है वो सेंटर के साथ ही साथ स्टेट दोनों को ही दिए गए हैं। अब दोनों को ये मिला हुआ है तो हम बात करते हैं सेंटर जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड लॉ जो है बना सकता है किसी डिफेंस के सिलसिले में या फॉरेन अफेयर्स से लेकर के या एंटी नेशनल एक्टिविटी के ऊपर, और ऐसा जो है इसमें जो उसको पावर है वो दी गई है, उसको डिफाइन किया गया है, वो शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 में इसको डिफाइन किया गया है। इसी के साथ स्टेट जो है वो पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड हो या प्रोटेक्शन की बात हो, इन सभी को लेकर के लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन बना सकता है, और ऐसा डिफाइन किया गया है शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो प्रिवेंशन में यानी वो लॉ होने वाला है उसके एक्सपेक्टेशन में भी किसी को अरेस्ट किया जा सके, तो वो डिफाइन किया गया। द लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस detention of any person without trial. It is different from punitive detention. The object of punitive detention is to punish an individual for what he has committed, and after he is tried by the court for the illegal act committed by him or her. Preventive detention, on the other hand, prevent the person from doing something, and the detention in such cases take place due to apprehension of the fact that he is going to do something wrong, which comes within the ambit of the ground is specified by the Constitution of India, which includes acts prejudicially to the security of the state, public order, maintenance of supply and service essential to the community, defense and foreign affairs। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ये इसके लिए बनाया जा सकता है। उसी में आर्टिकल 22(3) एंड आर्टिकल 22(4) जो है थ्रो लाइट अपॉन द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के ऊपर क्या है उसके और किन किन को मिला है उसके बारे में बताया गया। जैसे 3 क्या कहता है, क्लॉज 1 and 2 वो एक्सेप्शन होगा, यानी वो उनको नहीं मिलेगा। किनको नहीं मिलेगा? जो भी एनिमी कंट्री, अलाइन कंट्री से बिलोंग करता है या फिर जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है, उनको ये
जो प्रोविजंस है उनके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो उनको दोनों लोग को नहीं मिलेंगे। और दीज आर द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ सब क्लॉज 4 क्या कहता है? 22 का सब क्लॉज 4 कहता है, आर्टिकल 22 सेज दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द 3 months unless an advisory board consisting of person who are or have been or are qualified to the appointed judge of high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its option sufficient cause for such detention। 4 बात करता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो सबसे पहले तो उसकी हियरिंग जो है वो किसी बोर्ड के सामने होती है, और बोर्ड के सामने उसकी हियरिंग होगी। तो अगर उसे डिटेन किया गया तो 3 मंथ से ज्यादा उसको डिटेन नहीं करा जा सकता है। अगर 3 मंथ से ज्यादा है तो बोर्ड को वो डिफाइन करना होगा कि क्लॉज किस वजह से उसको उससे ज्यादा के लिए रखा जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है। और किसी भी सूरत में जिस क्लॉज या जिस लॉ के तहत उसको अरेस्ट किया गया उसमें जो मैक्सिमम पीरियड दी है उससे ज्यादा के लिए उसे डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्लॉज 5 क्या कहता है? क्लॉज 5 कहता है कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी कम्युनिकेट। मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये जानने का अधिकार है कि उसको किस बिहाफ पर, किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया, उसके रीजन को जानने का यह उसको अधिकार होगा, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से ही क्यों ना अरेस्ट किया गया। फिर 5 को हम 7 के साथ पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि उसको नहीं ज्यादा रखा जा सके। टू सच पर्सन द ग्राउंड ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड एंड शैल अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेन द ऑर्डर। और फिर उसको कितने समय के लिए और क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसके जिस लॉ के तहत अरेस्ट किया जा रहा है, ये 7 के साथ हम रीड करेंगे। पार्लियामेंट इसको प्रेस्क्राइब करता है कि उसके प्रोविजंस क्या होंगे। फर्स्ट कहता है पार्लियामेंट के द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एंड द क्लॉज और क्लासेस ऑफ केसेस in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provision of subclause A and clause 4। तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो उसको 3 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो दैट विल डिफाइन बाय द एडवाइजरी बोर्ड। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन मे इन ए क्लास और क्लासेस और केसेस ऑफ डिटेन अंडर any law providing for preventive detention and the procedure to be followed by the advisory board in inquiry under subclause A of clause 4 right against exploitation। यदि किसी भी व्यक्ति को ये पार्लियामेंट विल डिसाइड कि उसको किस लॉ के तहत किया जाएगा, उसके प्रोविजन क्या होंगे, उसके मैक्सिमम पीरियड क्या होंगे, किस समय तक के लिए उसे डिटेन करके रखा जा सकता है। फर्स्टली कि उसे 3 मंथ से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। 3 मंथ से ज्यादा रखा जाता है तो उसके लिए एडवाइजरी जो बोर्ड है उस बोर्ड की सहमति होनी जरूरी है, और जिस लॉ के तहत उसे अरेस्ट किया गया है और उससे ज्यादा उसे नहीं रखा जा सकता, उसमें जो मैक्सिमम टर्म दिया है उतनी पीरियड के लिए उसे डिटेन करके रखा जा सकता है, और ये डिसाइड किस लॉ के तहत कैसा होगा ये पार्लियामेंट विल डिसाइड। 6 कहता है कि नथिंग इन द क्लॉज 5 में ऐसा कुछ भी नहीं शैल require the authority making any such order as refer to that clause to disclose fact which such authority consider to be the against the public interest to disclose। यदि कोई उसको किस लिए अरेस्ट किया गया है ये लागू नहीं होता अगर उसको अरेस्ट किया गया है और उसके अरेस्ट करने के जो ग्राउंड्स है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के उसको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, और ऐसा किया जा सकता है, ये कहता है क्लॉज 6। तो आपने देखा कि ये जो आर्टिकल 22 है वो बेसिकली रिलेटेड है प्रिवेंटिव लॉ और प्यूनिटिव लॉ, दोनों से ही इसमें 1 और 2 प्यूनिटिव लॉ की बात करते हैं एंड फर्दर जो है प्रिवेंटिव लॉ की बात करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है हमने देखा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा जो फीमेल से रिलेटेड है, जिसको आप खास तौर से यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसे राइटिंग में भी उसको यूज कर सकते हो, जहां पर हमारा सोशल जो है पार्ट आता है मेंस में, उसमें भी इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। इसमें एक केस है जिसके मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि महिलाओं को क्या खास अधिकार या प्रोटेक्शन जो है वो दिए गए हैं। इसमें शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कंक्लूड किया गया है
It is the prior duty of the police officer to ensure that female are segregate from the male in a lockup. फर्स्ट, इसमें जो चीजें दी गई हैं उसमें फर्स्ट ये है कि महिलाओं को अगर अरेस्ट किया जाता है यदि, तो उन्हें पहला किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है ये जानना उनको जरूरी है। फिर उनके लिए अरेस्ट करने के लिए हमेशा महिला पुलिस जो है वही जाएगी। फिर अगर उनको रखा जाता है तो उनको उनके लिए अलग लॉकअप की भी व्यवस्था की जाएगी। मॉर्निंग 6 से लेकर इवनिंग 6 के बियॉन्ड और मॉर्निंग 6 के पहले उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। उन्हें हथकड़ी लगाना या वो भी एक तरह से इलीगल होगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ दिया गया है वो बता देता हूँ आपको। अलग लॉकअप में रखा जाएगा। वाइल मेकिंग एन अरेस्ट एंड वेयर देयर इज नो सेपरेट लॉकअप ऑफ वुमन, अरेस्टी ought to be kept in a room separate from the man। उन्हें अलग वहां अरेस्ट करने के लॉकअप अलग नहीं है तो उन्हें मैन से सेपरेट अलग रूम में रखा जाए। Also, Section 161 of CRPC 1973, the woman arrestee should not be called to the police station or any other place except their residence। घर के अलावा उन्हें किसी और जगह पे जो है नहीं बुलाया जाएगा, एक्सेप्ट पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं या घर पे। तो ये कुछ खास जो है सुरक्षा प्रोटेक्शन जो है महिलाओं को दी गई है। और इसके साथ ही इसके पीछे जो रीजन क्या दिए गए हैं, उसके पीछे रीजन है जो महिलाओं के साथ इन पीरियड में जो होने वाली जो अलग अलग तरह की घटनाएं हैं जिसके लिए उन्हें इस केस में अलग ही प्रोटेक्शन जो दी गई। और कुछ क्या है वही प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ दिया है। A woman has the utmost right to information regarding the grounds on which she has been arrested। किस ग्राउंड पे कहा गया अरेस्ट किया गया ये जानना जरूरी है। She has the right to inform her friend and relatives को उसको बताने का अधिकार है कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और अरेस्ट एंड द पुलिस इन चार्ज इज बाउंड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अरेस्ट। उसको क्यों अरेस्ट किया गया अपने वो रिलेटिव को बता सकती है। प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड बीइंग हेल्ड etc. to her relatives or friend as per section 50 CRPC। The police in charge should have also informed the arrest person about her rights। She should be informed about the right to bail also। It is not worthy to mention that one on case of non-bailable offense a woman or minor can still plead for the bail। महिलाओं को लिए वो जो है वो बेल के लिए कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर उन्हें किसी ऐसे केस में भी अगर अरेस्ट किया गया है जिसमें बेल की सुविधा नहीं है उसके बावजूद उनके लिए थोड़ी सी लिबरल रूल्स होंगे। ये प्रोटेक्शन उनको खास सेफगार्ड जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही अ वुमन हैज द राइट टू बीइंग प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद टाइम पीरियड जो है 24 आवर्स होने चाहिए। 24 आवर्स से टाइम बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। और वुमन has the right of not being detained for the time duration of not more than 24 hours। woman has the right to consult the legal practitioner को वो कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें राइट है। also manhandling and handcuffing is illegal। उनको handcuffing यानी हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती और manhandling से भी उन्हें प्रोटेक्शन है। साथ ही the search for the woman to be arrested can only and exclusively be done by the female। उनका सर्च भी फीमेल ही करेंगी और पुलिस ऑफिसर्स फीमेल पुलिस ऑफिसर करेंगे एंड दैट टू इन अ मैनर व्हिच इज वेरी डिसेंट आल्सो द अरेस्ट वुमन। और वुमन भी करती है तो बहुत डिसेंट वे में ही उन्हें जो है उनकी जांच की जाएगी। ठीक, तो इन खास चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ lastly the arrest of pregnant women must be avoided। it should be chosen as a last resort assuring the safety of the fetus। महिलाओं अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उससे उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। उसको एट लास्ट से जो है अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ही अरेस्ट किया जाएगा और ऐसे फीटस की सेफ्टी के लिए किया गया है। और फीमेल अरेस्टी जो है अरेस्ट की जाती है फॉर अ नॉन वेलेबल ऑफेंस में, तो डिस्पाइट द ऑफेंस बीइंग सीरियस, चाहे वो डेथ पेनल्टी ही क्यों ना हो लेकिन उनको बेल दिया जा सकता है, कहता है सेक्शन 430 CRPC। इसके साथ ही अ वुमन हैज द राइट ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड बाय अ फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर accompanied by prenatal and postnatal care। ठीक, तो उनको जो है एक फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी एग्जामिन, ये भी अधिकार है। और इसके साथ से अकॉर्डिंग टू 10 बेसिक स्टैंडर्ड फॉर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल प्रपोज बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल के थ्रू ये है प्रपोज। वुमन हैज द राइट टू लीगल एड एंड फेयर ट्रायल। साथ ही साथ द अरेस्ट
A female should be avoided during the time which before 6 AM जो मैंने बताया, और इसके साथ ही 6 PM in order to protect the woman for being sexual and physical exploited by the cops. ठीक, उसके साथ ही अ वुमन शैल ओनली बी कॉल टू द प्लेस वेयर दे रिजर्व, जहां वो रहती है या फिर थाने में, इन दो ही जगहों उन्हें बुलाया जा सकता है। फीमेल अरेस्टी जो है व्हेन अरेस्टेड फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस में से अरेस्ट किया जाता है तो ऑफेंस सीरियस ही क्यों न हो, उन्हें बेल दिए जाना चाहिए, दी जाने की कोशिश की जाती है। ठीक, फिर है इन द केस ऑफ पुलिस ऑफिसर फेल इन अबीडिंग बाय सच रूल स्पेसिफाइड एबव वाइलिंग अरेस्टिंग अ वुमन मस्ट इंस्टेंटली कॉन्टेक्ट अ लॉयर। अगर उसे ऐसा सहूलतें सारी नहीं मिलती है तो अपने लॉयर अपनी चॉइस की कंसल्ट कर सकती हैं, और या फिर कंप्लेन जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर इंचार्ज से भी वो करेंगे। ऑल्सो द कंप्लेन मस्ट बी एड्रेस टू द मैजिस्ट्रेट इन ऑर्डर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। जो भी उसमें इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर इसके अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट भी एक्शन लेंगे। तो ये उनको खास प्रोटेक्शन जो फीमेल्स को है वो दी गई है। तो ये था हमारा आर्टिकल 22। ठीक है, आप इसको देखेंगे और इस पर रिलेटेड नोट्स जो है और खास से ये सारी चीजों मेंस और प्रीलिम में दोनों में आपको काम आएगा।